Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. हमने जो इंटरप्रिटेशन के ऊपर अपनी लेक्चर सीरीज शुरू करी है, आज मैं उसमें आपको सेकंड लेक्चर देने वाली हूँ, जिसमें आई विल क्लियर द कंसेप्ट ऑफ प्रिजम्पशंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट प्रिजम्पशंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखिए, प्रिजम्पशन बताने से पहले मैं आपको इसका मीनिंग क्लियर करती हूँ कि प्रिजम्पशन कहते किसे हैं। देखिए, प्रिजम्पशन का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें जिन्हें कि हम जनरली ट्रू और करेक्ट मानते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रिजम्पशन। आपने देखिए, अगर इकोनॉमिक्स की डिफरेंट थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें लॉ ऑफ डिमांड होता है, लॉ ऑफ सप्लाई होता है, लॉ ऑफ कंजप्शन होता है। तो उसमें जो है, जब आप अपनी थ्योरी को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले मीनिंग लिखते हो, तो फिर उसमें नीचे लिखते हो प्रिजम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी। तो वो प्रिजम्पशन ये बताती हैं कि हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते समय ये मान के चल रहे हैं कि ये चीज़ें हमारी ट्रू एंड करेक्ट है। सेम वे जब कोर्ट जो है इंटरप्रिटेशन करता है तो वो कुछ चीज़ें अपने दिमाग में ये मान के चलता है कि ये चीज़ें बिल्कुल ट्रू और करेक्ट है। तो उन चीज़ों को अपने दिमाग में ट्रू और करेक्ट मानकर चलते हुए वो जो है आगे इंटरप्रिटेशन की प्रोसेस करता है। तो ये था आपका प्रिजम्पशन का मीनिंग। अब हम देखेंगे वो कौन कौन सी प्रिजम्पशन है जिन्हें की कोर्ट जो है इंटरप्रिटेशन के दौरान अपने दिमाग में रखता है। तो सबसे पहली प्रिजम्पशन है एज टू वैलिडिटी ऑफ द स्टैट्यूट। देखिए, जब भी लेजिस्लेचर कोई भी एक्ट, आपका कोई भी कानून पास करती है, तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन लेके चलता है कि वो कानून, वो स्टैट्यूट बिल्कुल वैलिड है। और वैलिड कब होती है? जबकि वो टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को पूरा करती है। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया में जो है सुप्रीम अथॉरिटी है और जितने भी लॉ बनते हैं वो सब उसके सबऑर्डिनेट होते हैं। तो अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है तो फिर वो अल्ट्रा वायरस माना जाता है और इनवैलिड माना जाता है। तो टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी में हम दो चीज़ों को देखते हैं। वो दो चीज़ें कौन सी हैं वो बताई गई थी फेमस केस पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में बताया गया था कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को टेस्ट करते हैं तो हमें दो चीज़ें देखनी है। पहला तो हमें क्या देखना है कि जिस लेजिस्लेशन ने इसे पास किया है वो कॉम्पिटेंट है इसे पास करने के लिए। सेकंड है कि जो भी एक्ट बना है वो फंडामेंटल राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में बताए गए हैं उनके अगेंस्ट नहीं है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी और प्रोविज़न के भी अगेंस्ट नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो इसका मतलब वो इंस्टीट्यूट जो है वैलिड है, क्योंकि वो टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को पूरा करता है। अब सेकंड हमारी प्रिजम्पशन है इंस्टीट्यूट आर कंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल लॉ। देखिए, जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो तो हमारी टेरिटरी में, हमारी कंट्री की टेरिटरी में चलते हैं और इंटरनेशनल लॉ के साथ हमारे जो रिलेशन होते हैं वो दूसरी कंट्री के साथ भी गवर्न होते हैं। तो हम जो भी इंस्टीट्यूट बनाते हैं कोर्ट ये मान के चलता है कि वो इंटरनेशनल लॉ के जो है अगेंस्ट में नहीं जा रहे हैं, उनके कॉन्ट्रारी नहीं है। अगर कोई भी मीनिंग हमारा ऐसा निकलता है जो कि जो है उनके कॉन्ट्रारी है तो हम वो मीनिंग न लेके वो मीनिंग लेंगे जो कि हमारे को जो है इंक्लाइनेशन होता है इंटरनेशनल लॉ की तरफ। तो जो भी कानून होता है उसके लिए ये प्रिजम्पशन ली जाती है कि वो इंटरनेशनल लॉ से जो है कंसिस्टेंट है। इसी में फेमस केस हुआ था सरबजीत रिक सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में बताया गया था कि जो भी इंस्टीट्यूट हमारा जो है हम उसे जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो दैट इज रिक्वायर्ड टू बी रेड विद एन इंटरनेशनल ट्रीटी। तो इंटरनेशनल ट्रीटी के जो भी कंसिडरेशन होते हैं, हमें जो हमारा स्टेट है, हमारा इंस्टीट्यूट है, वो इंटरनेशनल ट्रीटी के सभी कंसिडरेशन के साथ जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो ये बताया गया था सरबजीत रिक सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट है
कि कोर्ट ये प्रिजम्पशन देता है कि लेजिस्लेचर डज नॉट कमिट मिस्टेक। देखिए, जब लेजिस्लेचर कोई भी कानून पास करती है तो ये बहुत ही जो है टीडियस और बड़ी मेटिकुलसली प्रोसेस से जो है पास किया जाता है। पहले उसे जो है पार्लियामेंट के दोनों हाउस पास करते हैं, अपर हाउस भी और लोअर हाउस भी, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। तो दोनों हाउस में जो है इनकी 3 रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग में आप सिर्फ इसे इंट्रोड्यूस करते हैं, सेकेंड रीडिंग में जो है आप क्लॉज बाय क्लॉज जो है इसका डिस्कशन होता है, डेलिब्रेशन होता है, और जो भी अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जाते हैं उन अमेंडमेंट्स को हम कंसीडर करते हैं। थर्ड मीटिंग में फिर हम इसे पास करते हैं। फिर ये सेकेंड हाउस से पास होता है, सेकेंड हाउस में भी ये तीनों जो रीडिंग है ये कंटिन्यू होती है। उसके बाद ये प्रेसिडेंट की एक्सेप्टेंस के लिए भेजा जाता है। तो इतने सारे फेजेस से इसे पास होना पड़ता है, तो इसमें मिस्टेक की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती है। इसीलिए कोर्ट ये मान के चलता है कि लेजिस्लेचर ने जो भी स्टैट्यूट पास किया है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट है वर्ड यूज बाय लेजिस्लेचर बियर ऑर्डिनरी मीनिंग। देखिए, जो भी लेजिस्लेचर अपने स्टैट्यूट में, अपने एक्ट में कोई भी मीनिंग को यूज कर रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो बिल्कुल जो इसके प्लेन मीनिंग है, जो इसके बिल्कुल ऑर्डिनरी मीनिंग है, ये जो है उन्हीं को ले रहा है। जब ऑर्डिनरी मीनिंग हम उसे प्रोवाइड करते हैं, उससे रिजल्ट बहुत एब्सर्ड आता है, तभी हम उसका टेक्निकल सेंस में या फिर लीगल सेंस में मीनिंग देखते हैं। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। एक वर्ड होता है डेप्यूटेशन, ठीक है। डेप्यूटेशन का कॉमन वर्ड में जो हम यूज करते हैं दैट इज मीन कि आपका ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या बोलते हैं? डेप्यूटेशन। लेकिन अगर हम सर्विस लॉ में बात करते हैं तो सर्विस लॉ में अगर हम किसी पर्सन को किसी स्पेसिफिक जॉब पे डिप्यूट करने को हम डेप्यूटेशन कहते हैं। तो अब हम एक कौन सा मीनिंग लेना है, इसके लिए हम ये देखते हैं कि उस वर्ड के साथ उसके कंपेनियन वर्ड कौन से हैं। तो कंपेनियन वर्ड से भी हम मदद ले सकते हैं, या फिर उनका रिजल्ट जो है ऑर्डिनरी मीनिंग से बड़ा अनडिजायर्ड निकलता है तो भी फिर जो है हम इसका टेक्निकल या लीगल मीनिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रिजम्पशन है कि लेजिस्लेचर हैज नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देखिए, लेजिस्लेचर जब भी कानून बनाती है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसे इंग्लिश ग्रामर की जो है प्रॉपर नॉलेज है। इंग्लिश ग्रामर में वो वेल वर्स है, जिसकी वजह से हमारे इंस्टीट्यूट में कोई सेंटेंस फॉर्मेशन की मिस्टेक नहीं है, कोई पंचुएशन की मिस्टेक नहीं है, और जो है पार्ट ऑफ स्पीच की या टेंसेस की कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन में एक हो सकता है कि आपने सेंटेंस लिखा वॉकिंग अलोंग द रोड आई सॉ ए डेड बॉडी। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि जब मैं रोड के किनारे चल रहा था तो मैंने एक डेड बॉडी देखी। लेकिन जिसे इंग्लिश ग्रामर का यूज नहीं करना आता तो वो सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती कर सकता है। वो इसे ऐसे प्रेजेंट कर सकता है, आई सॉ ए डेड बॉडी वॉकिंग अलोंग द रोड। तो आपने देखा कि इसका मीनिंग तो बिल्कुल ही एब्सर्डिटी जो है देता है, क्योंकि वो कहता है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला कि मैंने एक डेड बॉडी देखी जो कि सड़क के साथ साथ चल रही थी। तो इस तरह की जो सेंटेंस फॉर्मेशन की गलती है हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारे इंस्टीट्यूट में होगी। अब इसका नेक्स्ट है लेजिस्लेचर नो लॉ एंड जुडिशियल डिसीजन। देखिए, जब भी हमारी सोसाइटी के हिसाब से कानून बनते हैं, सोसाइटी में जो जो चेंजेस आते हैं उसी हिसाब से हम नए कानून बनाते हैं और पुराने कानून को रिपील भी कर सकते हैं। तो जब लॉ बनाने की पावर लेजिस्लेचर पे है तो उसे रिपील करने की पावर भी जो है लेजिस्लेचर पे ही होती है। तो लेजिस्लेचर चाहे तो किसी भी कानून को रिपील करके उसकी जगह कोई और नया कानून बना सकती है। जब वो रिपील जो उसने इंस्टीट्यूट किया है उसमें से कुछ वर्ड्स को वो जो है नए जो उसने री इंस्टीट्यूट बनाया है उसमें यूज़ करती है, तो उसका इंटरप्रिटेशन हम वही देंगे जो हमने रिपील्ड इंस्टीट्यूट में उनका रिप्रेजेंटेशन दिया था। उसी तरीके से हम ये भी मान के चलते हैं कि इस लेजिस्लेचर को जो भी जुडिशियल डिसीजन है उनके बारे में भी पूरी नॉलेज है। देखिए, जुडिशियल डिसीजन को हमारे प्रेसिडेंट की तरह यूज़ करते हैं और इनको हम सिर्फ 2 ही तरीके से रिफ्यूज़ कर सकते हैं।
जैसे आपका हाई कोर्ट है, उसके सारे डिसीजन इंफीरियर कोर्ट को मानने पड़ेंगे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन उसकी अगेंस्ट पे पास कर देता है तो फिर जो है हाई कोर्ट का डिसीजन भी जो है ओवर रूल हो जाता है। और दो इक्वल अथॉरिटी के कोर्ट जो हैं आपस में एक दूसरे के डिसीजन को ओवर रूल नहीं कर सकते, ना ही वो बाउंड है कि एक दूसरे डिसीजन को जो है वो माने। तो इस तरीके से हमने देखा कि लेजिस्लेचर को लॉ की भी, एग्जिस्टिंग जो लॉ चल रहे हैं उनकी भी पूरी नॉलेज होती है, जो जुडिशियल डिसीजन पास हुए हैं उनकी भी पूरी नॉलेज होती है। नेक्स्ट प्रिजम्पशन है वेस्टेड राइट आर प्रिजर्व। देखिए वेस्टेड राइट क्या होते हैं, जो भी राइट किसी भी इंसान को मिलती है तो जो उसकी फेवर करते हैं वो वेस्टेड राइट कहलाते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं इनहेरिटेड राइट, दूसरे होते हैं स्टैच्यूटरी राइट। जो आपके इनहेरिटेड राइट होते हैं वो जन्म से ही पर्सन को मिल जाते हैं, उसमें लॉ की सैंक्शन की जरूरत नहीं होती है। इवन जब मदर की वॉर्म में कोई बच्चा होता है तो उसके भी वेस्टेड राइट होते हैं, जैसे उसे राइट होता है कि अगर पार्टीशन होता है तो उसमें उसका भी इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन जो स्टैच्यूटरी राइट होते हैं उसमें आपकी लॉ की सैंक्शन जरूरी होती है। जैसे कि आपको किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करनी है तो इट इज़ योर स्टैच्यूटरी राइट, पहले आपको लॉ की सैंक्शन लेनी पड़ेगी, फिर ही आप जो है अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिजम्पशन है कि लेजिस्लेचर डज नॉट इंटेंड एनी ऑल्ट्रेशन इन एग्जिस्टिंग लॉ एक्सेप्ट व्हाट इट एक्सप्रेसली डिक्लेयर। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जो लेजिस्लेचर है वो कोई भी लॉ पास करती है तो उसको बड़े मेटिकुलसली ढंग से जो है पास करती है। वो पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउस में से होता है, फिर प्रेसिडेंट की उसकी एक्सेप्टेंस होती है, तो वो बनाती इतने अच्छे ढंग से है कि उसमें कोई अल्ट्रेशन की गुंजाइश नहीं है। तो नॉर्मली जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कोर्ट तो वो ये एजम्पशन लेके चलती है कि लेजिस्लेचर की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि उसे एग्जिस्टिंग लॉ में कोई चेंज करवाना है, जब तक कि उसमें एक्सप्रेसली ये वाली विल जो है एक्सप्रेस ना हो। नेक्स्ट है हमारा प्रिजम्पशन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट। देखिए कोई भी कानून बनता है तो वो कानून जो है फ्यूचर की डेट से लागू होता है, तो प्रोस्पेक्टिव डेट से जो है लागू होता है, रिट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं। तो कानून या तो उस दिन से लागू होता है जिस दिन प्रेसिडेंट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, या अगर हमने उसमें डेट मेंशन कर दी कि ये फ्यूचर की इस डेट से पास होगा तो फिर ये उस डेट से पास होता है। तो नॉर्मली केसेस में ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है, किसी किसी केसेस में ही होता है। लेकिन अगर आपका किसी चीज़ पे डिस्प्यूट हो रहा है और वो जो है प्रोसेस जो है आपकी पेंडिंग चल रही है और उस वक्त कोई केस आया है, तो आपका वो जो है केस जो है अगर उसमें प्रोसीजरल चेंज है तो वो आपका जो है पेंडिंग प्रोसेस पे भी लग सकता है। तो ऐसे ही एक वो एक्सप्रेस की गई थी शेफाली राय चौधरी वर्सेस ए.के. दत्ता की केस। इस केस में क्या था, ये आपका शेफाली राय चौधरी वर्सेस ए.के. दत्ता। इस केस में वेस्ट बंगाल प्रीमाइस रेंट कंट्रोल एक्ट था 1950 का। इस केस के अंदर टेनेंट ने अपने सब टेनेंट के अगेंस्ट जो है इजेक्टमेंट का केस डाल दिया। जब केस की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, केस अभी फाइनल डिसाइड नहीं हुआ था, उसी वक्त ये वाला केस, ये जो एक्ट था आपका प्रीमाइस रेंट कंट्रोल एक्ट, इसको रिपील कर दिया गया। इसकी जगह एक दूसरा एक्ट आया वेस्ट बंगाल टेनेंसी एक्ट 1956। इस एक्ट में सब टेनेंट को भी टेनेंट का ही दर्जा दिया गया और वो डायरेक्टली जो है लैंडलॉर्ड के कांटेक्ट में आ गए। तो अब ये वाला जो केस था शेफाली राय वाला, ये अभी पेंडिंग था, और पुराना केस जिसमें इन्होंने ये प्रोसीडिंग स्टार्ट करी थी वो रिपील हो गया। तो माना गया कि हम इस पेंडेंसी वाले केस में जो सब टेनेंट है उसको ये राइट है कि चाहे तो वो जो है नए लॉ का भी बेनिफिट ले सकता है, और जो राइट ऑफ प्लेंटिफ टेनेंट था उसका जो राइट था वो एंड हो जाएगा, क्योंकि अब सेफ टेनेंट भी जो है टेनेंट की तरह ही राइट को एंजॉय करेगा। अब इसकी लास्ट प्रिजम्पशन हम कह सकते हैं कंसीडरेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंस। देखिए जब लॉ जो है, कोर्ट जो है किसी भी लॉ को, किसी भी स्टेट्यूट को इंटरप्रेट करती है और उसका प्लेन और वो मीनिंग आता है, तो वो जो है कोई भी जो है इसमें उसका वो ही मीनिंग देती है, भले ही उसमें कोई भी जो है उसकी
कॉन्सिक्वेंस है, फिर वो उस कॉन्सिक्वेंस को ये नहीं देखती है कि इस कॉन्सिक्वेंस इसका ये होगा तो फिर हमें ये केस नहीं करना चाहिए, इसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसी ही फीलिंग एक्सप्रेस की गई थी नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में। कौन सा केस था? नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें कहा गया कि हमारा जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, हमारा मेन पर्पस होता है कि हम पर्सन के जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनको एडवांस करें और कोई भी मिसचीफ है उसे सप्रेस करें। तो जब हम इंटरप्रेट करेंगे और उसका जो प्लेन मीनिंग निकल के आ रहा है उसको इंटरप्रेट करेंगे, फिर उसका कोई भी कॉन्सिक्वेंस क्यों ना हो, हमें फिर वो उसी हिसाब से जो है इंटरप्रेट करना है। तो ये थी आपकी प्रिजम्पशन ऑफ इंटरप्रिटेशन। मैंने अपनी तरफ से आपको ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। आई थिंक दिस लेक्चर विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। तो दैट्स ऑल फॉर माई लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।